जब हम किसी भी सेल में कोई चीज़ टाइप करते हैं तो उसकी टाइप चीज़ इस फॉर्मूला बार में शो होती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 23 तो वो यहाँ पे हमें शो होगा, मैं टाइप करता हूँ 47 वो हमें यहाँ पे शो होगा। और अगर मैं किसी चीज़ को फॉर्मूले में लिखता हूँ, क्योंकि एक्सेल में फॉर्मूला को सोल्व करना होता है, तो हमें सेल्स के अंदर उसका सोल्यूशन नज़र आ रहा होता है, जबकि फॉर्मूला हमें फॉर्मूला बार में नज़र आता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर इक्वल करके ये वाला सेल सिलेक्ट करता हूँ, प्लस का साइन डालता हूँ, मैं सुपर वाला सेल सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 70 शो होगा। लेकिन अगर मैं अपने सेल को इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो मुझे फॉर्मूला बार में 70 नज़र नहीं आएगा, मुझे फॉर्मूला बार में कुछ और नज़र आएगा, विच इज़ B2 प्लस B1। B2 यानी कि B2 सेल प्लस B1 सेल। इस तरह करके सेल्स को हम ऐड करते हैं। इसके लिए चैप्टर 1 का फोल्डर में मेरे पास एक शीट है, उसमें से हम थोड़ी और प्रैक्टिस देख लेते हैं। जैसे ये एक वर्कशीट, मैंने वर्कबुक ओपन किया, इसमें डिफरेंट वर्कशीट्स डिवाइड हुई हैं, लेकिन वर्कशीट पे जा रहा हूँ ताकि मैं आपको इसमें से कुछ दिखा सकूँ। ये इसमें फॉर्मेटिंग जैसे हम वर्ड में चेंज करते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग चेंज करके हेडिंग बनाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे एक सेल के अंदर इसने लिखा हुआ 2016 के थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। जनवरी की सेल्स लिखी हुई है। सेल्स के लिए अगर हम फॉर्मूला बार में चेक करेंगे तो यहाँ पे 120 सिंपली 120 लिखा हुआ है। अगर हम एक्सपेंसेस देखेंगे तो 100 लिखें, लेकिन अगर हम प्रॉफिट्स में जाएंगे तो वहाँ पे 20 नहीं लिखा, वहाँ लिखा है B4 माइनस B5, यानी कि ये इन्होंने इसमें फॉर्मूला लगाया प्रॉफिट के लिए, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। इसी तरह अगर हम आगे जाके देखेंगे तो फॉर्मूला बार के अंदर हम फॉर्मूला देख सकते हैं। इसी तरह ईयर टू डेट प्रॉफिट, ये YTD जो लिखा है, ये भी इस तरह इन्होंने फॉर्मूला से निकाला है। तो हम अगर हमें एक्सेल की शीट में ओवरऑल नंबर्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लगे हैं। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं। लाइक सम का फॉर्मूला टोटल के अंदर उन्होंने यूज किया, एवरेज का फॉर्मूला उन्होंने एवरेज के कॉलम के अंदर यूज किया। इस तरह डिफरेंट फॉर्मूलाज इसके अंदर रखते हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। एंटरिंग डेटा, अब एक्सेल के अंदर डेटा एंटर करने का सबसे सिंपल जो तरीका होता है वो तो यही होता है कि हम जाके सिंपली यहाँ पे प्रेस करें 1, या फिर जो भी हम चीज़ लिखना चाहते हैं। लाइक अगर मैं डेज ऑफ वीक लिखना चाहता हूँ तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह करके हम सिंपल टाइपिंग करें। लेकिन उसके अलावा एक्सेल में डेटा एंटर करने के और भी तरीके होते हैं। एक होता है ऑटो फिल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। वो होता है अगर हम एक डेटा एंटर करें जिसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, लाइक हम सीरियल नंबर्स ही एंटर करना चाहते हैं एक चीज़ के, मैं यहाँ लिखूंगा 1, यहाँ लिखूंगा 2, यहाँ लिखूंगा 3। अब अगर मैं 1000 तक सीरियल नंबर्स ऐड करना चाहता हूँ तो मैं खुद अपने हाथों से 1000 तक नंबर्स एंटर नहीं करूंगा, बल्कि मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा। जब ये 3 सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर मैं अपने कर्सर को इस डॉट की तरफ लेके आऊंगा तो ये प्लस का ब्लैक साइन बन जाएगा, ताकि मैं इसके पास लेके आऊँ बन गया। अब अगर यहाँ से पकड़ के मैं ड्रैग करूंगा तो ये आप देखें यहाँ पे 13 लिखा आ रहा है, मैं नीचे लेके जाऊंगा 14। एक्सेल खुद ब खुद एक पैटर्न डिटेक्ट कर लेता है और उसको आगे तक लेके चलता है। अगर खुद ब खुद इसमें नंबर्स ऐड हो जाएंगे। इस तरह करके इसमें ये ऑटो फिल का फंक्शन है, जिसमें हमें सारा कुछ खुद टाइप नहीं करना पड़ता, एक स्पेसिफिक पैटर्न डिफाइन हो जाता है, वो उसी को फॉलो करता जाता है। इसके अलावा ये चैप्टर 2 है तो इसके लिए हमारे पास शीट पड़ी होगी, उसमें हम थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं एंटरिंग डेटा की। अब इसी तरह हम एंटरिंग डेटा के साथ साथ फॉर्मूलाज को भी ऑटोमेटिकली एंटर कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है हम सारे फॉर्मूलाज खुद लिखें। जैसे सेल्स माइनस ओवरहेड इज इक्वल टू आवर प्रॉफिट, अगर मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ तो एक तरीका तो ये सिंपली मुझे नजर आ रहा है 120 माइनस 100, तो वो 20 आंसर आएगा, मैं यहाँ पे 20 टाइप कर दूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इस तो हम डेटा एंट्री की बात कर रहे थे। एक्सेल में डेटा एंट्री का एक तो सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि हम टाइपिंग कर देते हैं। लाइक यहाँ पे मैं 1, 2, 3 और वट एवर जो भी मैं टाइप करना चाहता हूँ वो कर देता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद एक चीज़ होती है ऑटो फिल। अगर मैं अपना डेटा एंटर करते हुए चाहता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर से अगर हमने किसी चीज़ के लिखने हैं नंबर ऑफ रीडिंग्स, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने 200 तक लिखना है, तो इसके लिए अब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे 200 तक हाथ से टाइपिंग करूँ।
ऑटो फिल उसके लिए चीज़ यूज़ होती है, उसमें ये है कि हम एक पैटर्न डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद एक्सेल ऑटोमेटिकली आगे नंबर्स को, सेल्स को ऑटो फिल कर देता है। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 तक लिखा है, अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा एट अ टाइम, उसके बाद अपने कर्सर को इसके पास लेके जाऊंगा, ये प्लस, ब्लैक कलर का प्लस बन जाएगा, और यहाँ से अगर मैं इसको पकड़ के शिफ्ट नीचे ड्रैग करूंगा तो ये जितने सेल्स तक मैं लेके जाऊंगा वहां पे खुद ही उस पैटर्न को फॉलो करते हुए सेल्स फिल हो जाएंगे। लाइक मैं 200 तक लेके जाना चाहता था तो 200 तक ये खुद ब खुद हो जाएंगे। उसी तरह ऑटो फिल सिर्फ नंबर्स पे यूज नहीं होता, बल्कि ये हमारे फॉर्मूलाज को भी ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकालना चाहता था दो चीज़ों का, तो प्रॉफिट है सेल्स माइनस ओवरहेड। अब ये वहाँ यहाँ पे 120 और 100, इसको अगर हम माइनस करें तो 20, हमें पता लग रहा है 20 बन जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं हम इस फॉर्मूला को आगे भी कॉपी करें तो उसके लिए हमें इसमें भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो सिंपल है, हम इक्वल, जब भी कोई फॉर्मूला एंटर करना है तो इक्वल प्रेस करना जरूरी है। हम इक्वल प्रेस करेंगे, सेल्स के सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस प्रेस करेंगे और उसके नीचे वाला ओवरहेड को हम सिलेक्ट करेंगे। इसको हम सिंपली एंटर करेंगे प्रेस, और यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन हमें शो हो रही है जो लिखी हुई है 20। उसके बाद हम इसको आगे कॉपी करना चाहते हैं, सिंपली हम वही करेंगे, अपने कर्सर को नीचे जो ये राइट बॉटम कॉर्नर है उसके पास लेके जाएंगे, वहाँ पे जाके इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे आगे, और ये सारा हमारा फॉर्मूला कॉपी होता जाएगा। इसी तरह ऑटोफिल फॉर्मूलाज और नंबर्स पे वर्क करता है, उसके साथ साथ डेट्स पे भी वर्क करता है। लाइक हमारी आज की डेट है अगर 18/12/2021, मैं अब अगर आगे की डेट्स लिखना चाहता हूँ, मैं सिंपली अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊंगा, इसको आगे ड्रैग करूंगा और डेट्स खुद ब खुद आगे मूव करेंगे। और इसी तरह ये 2021 के बाद 2022 पे भी चला जाएगा। लाइक ये सिर्फ एडिशन नहीं हो रहा है, जो हमारा कैलेंडर है उसी को फॉलो कर रहा है। उसके बाद हमारा अंडू और रीडू, अंडू और रीडू इसी तरह काम करता है जिस तरह हमारा वर्ड के अंदर अंडू और रीडू काम करता था। कोई चीज़ हमने अगर मिस्टेकली गलत कर दिया तो हम सिंपली अंडू करेंगे और वो सही हो जाएगी। अब एक्सेल के अंदर एक इशू ये आता है कि जब हमने सेल में एडिट करना होता है अपना डेटा, तो जैसे 160 की जगह अगर मैं यहाँ पे 116 के आगे एक और नंबर लिखना चाहता हूँ 5, यानी 1605, अगर मैं सेल के ऊपर जाके 5 प्रेस करूंगा ना तो पिछला सारा रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हमने ये नहीं करना, हमने अगर इसके आगे डेटा एंटर करना है तो हमें इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ पे लाइन ब्लिंक करने लग जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे कोई एडिशन करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद कमेंट्स, कमेंट्स इसी तरह है जिस तरह वर्ड में कमेंट्स ऐड करते हैं हम। किसी भी सेल के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन है और यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। जिस भी राइटर ने कमेंट ऐड किया होगा यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। तो कमेंट्स बिल्कुल उसी तरह जैसे हम वर्ड में रिव्यू वगैरह करने के लिए कोई चीज़ कमेंट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद सेव, जिस तरह हम वर्ड में सेव करते हैं अपनी वर्कशीट को या वर्कबुक को, इस सबसे सिंपलेस्ट तरीका तो यही है, हम कंट्रोल एस प्रेस करें या फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है हम वो करें। सेव के बाद एक चीज़ होती है सेव एज। सेव एज थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, वो यूज़ होती है जब हम अपनी एक कॉपी में एडिटिंग करना चाहते हैं थोड़ी सी। लाइक मेरे पास एक ये वर्कबुक है, मैं चाहता हूँ एक इसी तरह की वर्कबुक हो लेकिन उसमें थोड़ी और एडिटिंग हो, तो फिर मैं उसको जाके पहले सेव एज करूंगा। उसके लिए मैं फाइल्स में जाऊंगा, यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन होता है, उससे हमारी उसी वर्कबुक की एक और कॉपी बन जाती है, फिर हम उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। हमारा एंटरिंग डेटा हो गया, गेटिंग स्टार्टेड हो गया। उसके बाद है क्रिएटिंग फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो एक्सेल है वो मोस्टली यूज ही फॉर्मूलाज की वजह से होता है या फिर उसके डेटा मैनेजमेंट के जो ये फीचर है इसमें, इसकी वजह से होता है। तो हम क्रिएटिंग फॉर्मूलाज देखते हैं। क्रिएटिंग फॉर्मूला में सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्मूला वही जो मैंने आपको भी बताया, माइनस का। हम इक्वल, कोई भी फॉर्मूला एंटर करने से पहले हमें इक्वल दबाना पड़ेगा। इक्वल करके हम एक सेल्स सेलेक्ट करेंगे, माइनस ओवरहेड सेलेक्ट करेंगे और ये हमारे फॉर्मूला एंटर हो गया इसमें। इसी तरह अगर हम इसको ऑटो फिल करना चाहते हैं हम इसको आगे लेके चले जाएंगे। फिर उसके बाद टोटल, टोटल के लिए बहुत मशहूर फॉर्मूला है सम। उसमें हम सिंपली इक्वल प्रेस करेंगे SUM। जब हम एस लिखेंगे उसी टाइम यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी फॉर्मूलाज की, जो सारे एस से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूलाज दिखाएगी हमें। हम SUM पूरा सम लिखेंगे। अब हमारा फॉर्मूला हो गया एंटर। फिर फॉर्मूला के बाद उसके जो इनपुट आर्गुमेंट्स हैं वो हमने पैरेंथेसिस के अंदर देने हैं, तो हम एक ब्रैकेट ऐड करेंगे। हम जिन जिन नंबर्स का सम करना चाहते हैं हम उनको सिलेक्ट करेंगे सिंपली, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब ये सम हो गया। इसी तरह अगर हम नीचे सम करना चाहते हैं हम सेम स्टेप करेंगे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ ऑटो सम यूज हो सकती है जो यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे अगर हम एडिटिंग के ग्रुप में जाएंगे देखेंगे ऑटो सम, सिंपली ऑटो सम को प्रेस करेंगे
ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा सेल्स और हमें सजेशन देगा, हम एंटर करेंगे और ये ऑटो सम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम ऑटो सम कर सकते हैं। जब मैंने यहाँ पे ऑटो सम किया है तो ये यहाँ पे डिटेक्ट करा ऊपर वाले सेल्स, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ऊपर वाले सेल्स को ऐड करूँ, मैं इन सेल्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगा और ये ऐड हो जाएंगे। अब ऑटो सम के बाद एक चीज है एवरेज। एवरेज भी जिस तरह हमें नाम से पता लग रहा है, हम सिंपली इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद AV लिखना शुरू करेंगे तो हमें नीचे फॉर्मूलाज नजर आ जाएंगे और हमें नजर आ जाएगा यहाँ पे एक एवरेज का भी फॉर्मूला अवेलेबल है। तो हम सिंपली एवरेज के फॉर्मूला पे लेके जाएंगे, हम टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट होगा, हम जिस चीज की एवरेज लेना चाहते हैं हम उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ये एवरेज ऐड हो गया। इसी तरह इसमें फॉर्मूलाज के अगर हम टैब में चले जाएंगे, यहाँ पे हमें डिफरेंट फॉर्मूलाज नजर आएंगे, लाइक फाइनेंशियल, लॉजिकल, फाइनेंशियल की लिस्ट, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट, टाइम, लुकअप एंड रेफरेंसेस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री और मोर फंक्शन में इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिकल और अदर फॉर्मूलाज। अब हमें ये सारे फॉर्मूला याद नहीं हो सकते क्योंकि एक्सेल में ऑलमोस्ट 450 प्लस फॉर्मूलाज हैं। अगर हमने कोई फॉर्मूला यूज करना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन का, हम इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा है सर्च फॉर अ फंक्शन। अगर हमने एक फंक्शन चेक करना है, हम उसके लिए यहाँ पे खुद लिख के डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो ये हमें डिटेक्ट करके बता देगा कि इस तरह का कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि हम सिंपली, हमें पता है हम स्टैटिस्टिकल काम करें तो हम स्टैटिस्टिकल में जाके सर्च करना उस फॉर्मूला के लिए, और वक्त के साथ साथ जब बंदा एक्सेल यूज करता रहता है तो उसको पता होता है कि इसमें ये वाला फॉर्मूला अवेलेबल है, उसका नाम भी बंदे को पता होता है, तो वो डायरेक्ट उस फॉर्मूला पे चला भी जाता है। उसके बाद कॉपिंग फॉर्मूलाज, ये भी मैंने किया है बिल्कुल इसी तरह, सिंपली आपने यहाँ से ड्रैग करना है, कॉपिंग हो जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये परसेंटेज और ईयर TD। अच्छा, अब एक्सेल में भी इसी तरह काम होता है जिस तरह अगर आप लोगों ने कैलकुलेटर में जिस तरह काम करते थे, जो पहले वाला कैलकुलेटर होता था, अब हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, लेकिन जो छोटी स्क्रीन वाला कैलकुलेटर होता था उसमें ये ओवर वगैरह चीजें हमें नजर नहीं आती थी, उसमें हम जब ओवर डालना चाहते थे तो हम ये ब्रैकेट वगैरह और इस तरह की चीजें यूज करते थे। अब इसमें भी टाइपिंग सेम इसी तरह है, इसका ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग यही है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस को सोल्व करेगा, उसके बाद ये कैरेट को करेगा, यानी कि अगर हमने एक्सपोनेंट में कोई पावर डाली उसके बाद ये प्लस, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड को सोल्व करेगा और फिर प्लस माइनस को सोल्व करेगा। लाइक अगर मैं परसेंटेज फाइंड करना चाहता हूँ, अब परसेंटेज हमारा इक्वल होता है, प्रॉफिट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि C4 माइनस B4 डिवाइडेड बाय B4। लेकिन अब इसमें हमें पहले पैरेंथेसिस डाल के हमें एक बात क्लियर करनी पड़ेगी कि हमने पहले इनको सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद डिवाइड करना है। अगर हम इसको इसी तरह सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर डिफरेंट आएगा, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पहले ये सब्ट्रैक्ट हो उसके बाद डिवाइड हो। तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट डालेंगे, अब आंसर हमारा डिफरेंट आ रहा है, 50% आ रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि हमें आंसर अपना 0.5 नजर आ रहा है, लेकिन हमने निकाली थी परसेंटेज, परसेंटेज में बनता है 50%। उसके लिए यहाँ पे अगर हम नंबर्स के टैब में जाएं, यहाँ पे हमें परसेंट का स्टाइल नजर आ रहा है, अगर हम इसको प्रेस करें तो ये बन जाएगा 50%। इसी तरह अगर मैं इसको आगे ड्रैग करके लेके जाऊंगा तो ये फिर हमारी परसेंटेज डिफरेंट हमें नजर आती जाएंगी। यहाँ पे 0% शो हो रहा है क्योंकि हमें पता लग रहा है कि जितना हमारे पास अप्रैल में प्रॉफिट था और मार्च में था वो सेम है, तो हमारे पास इंक्रीज नहीं हुआ ज्यादा, और जहां जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वहां पे हमें इंक्रीज शो हो रहा है। उसके बाद एक चीज है एब्सोल्यूट जी, उसके बाद एक चीज है हमारे पास एब्सोल्यूट। जब हम अपने फंक्शंस लिख के कॉपी करते हैं ना तो वो रेफरेंस के सेल्स साथ साथ कॉपी करता है। लाइक मैंने इसमें लिखा था C4 B4 और B4, जब मैंने इसको आगे ड्रैग किया ना वो खुद ब खुद C के बजाय D और C की तरफ चला गया। मैं आगे गया हूँ तो ये यहाँ पे E और D को शो कर रहा है, मैं और आगे जाऊंगा तो ये F और E को शो करेगा। ये साथ साथ हमारे जो सेल्स हैं वो भी साथ साथ मूव करते हैं। लेकिन अगर हम इस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम फॉर्मूला ऐड करते हैं न्यू सैलरी, अब हम एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे पुरानी सैलरीज ये थी, हर एक को इंक्रीमेंट मिला 2.1%। अब जो हर एक की न्यू सैलरी होगी, हम अगर उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो इंक्रीमेंट है वो ये बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे इंक्रीज हो गया, अगर मैं इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे हमें एक चीज नजर आ रही है कि पहली वाली सैलरी में तो इंक्रीज हुआ है लेकिन दूसरी सेम है, तीसरी भी सेम है, चौथी भी सेम है, आगे किसी में इंक्रीज नहीं नजर आ रहा हमें। अब इसकी वजह ये है कि जब हमने अपने फॉर्मूला को ड्रैग किया तो इसके साथ साथ यहाँ पे भी सेल ड्रैग होता गया। लाइक यहाँ पे हमारा E2 के साथ H1 था, अगर हम नीचे लेके गए तो यहाँ पे E3 के साथ H2 आ गया, जबकि H2 में तो हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसी तरह नीचे लेके गए तो E4 H3 आ गया। ये जैसे जैसे ये मूव नीचे करता गया, यहाँ से भी हमारा रेफरेंस सेल नीचे मूव करता गया।
जबकि हम चाहते थे कि हमारा रेफरेंस सेल यही रहे 2.1 वाला। उसके लिए अब यहाँ पे एक चीज़ है एब्सोल्यूट। जिस सेल को हम एब्सोल्यूट रखना चाहते हैं ना, उसके एड्रेस पे हम जाके डॉलर का अगर लगाएं साइन जो हमारे 4 के ऊपर होता है, तो वो एब्सोल्यूट हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करूंगा तो सारी सैलरीज चेंज होंगी साथ साथ। अब अगर हम हर सेल पे जाके देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे इसके साथ पुरानी सैलरी वाला सेल तो चेंज हुआ है, ये E3 हो गया, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, लेकिन जो हमारा इंक्रीमेंट वाला सेल था वो वैसा का वैसा है, $H$1, यानी कि H1 हमारा साइन सेम है। इस तरह हम एब्सोल्यूट यूज कर सकते हैं। उसके बाद सम एंड एवरेज। सम एंड एवरेज आपको जिस तरह बताया, इक्वल करके सम प्रेस करेंगे, SUM सम, पेरेंथेसिस, सारे सेल सेलेक्ट करेंगे, आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप एवरेज लेना चाहते हैं तो आप सिंपली इक्वल टू AVERAG एवरेज लिखेंगे, उसके बाद आप इनको सेलेक्ट करेंगे, पेरेंथेसिस क्लोज करेंगे और एवरेज हो जाएगा। उसके बाद फंक्शंस। अब इसके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया। अगर हम रैंक वाला फंक्शन मोस्टली यूज होता नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर ये अवेलेबल है। तो मैं रैंक लाइक हमारे पास अब हमने न्यू सैलरी जनरेट कर ली थी, अब हम चेक करना चाहते हैं कि न्यू सैलरीज में सबसे हाईएस्ट किसकी सैलरी है। उसके लिए सिंपल हम इक्वल प्रेस करेंगे, RAN के रैंक ब्रैकेट, रैंक में नंबर, हम कौन से नंबर को चेक करना चाह रहे हैं, किस नंबर की रैंकिंग चेक करना चाह रहे हैं, वो ये नंबर है। उसके बाद हम किस लिस्ट में से चेक करना चाह रहे हैं, हम किस लिस्ट में चेक करना चाह रहे हैं कि नंबर 1 पे आता है, तो वो हमारी ओवरऑल लिस्ट है। हम इसको ओके करके ओके करेंगे, ये 8 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको ड्रैग करते जाएंगे तो हमें सबकी रैंकिंग नजर आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे एक फंक्शन होता है काउंट डेटा सेल्स, यानी कि कितने ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर डेटा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो हमारा ओवरऑल डेटा होता है ना, उसमें वॉइड्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन ऐड हुई होती है, यहाँ पे कोई एक खाली सेल होता है। अगर हम वो डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम पहले चेक करते हैं कि हमारे पास कितने सेल्स हैं जिनमें डेटा है। उसके लिए हम इक्वल काउंट काउंट ऑल। अगर हमें एक फॉर्मूला का नहीं भी पता तो हम उसके ऊपर जब अपना कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही होती है। हम सिंपली काउंट यूज करेंगे, सारा डेटा अपना सिलेक्ट करेंगे और अब हमें नजर आ रहा है 91 सेल्स हैं जिसके अंदर हमारा डेटा है। उसके बाद काउंट नंबर सेल। अगर हम ऐसे सेल्स काउंट करना चाहते हैं जिनमें नंबर्स हैं, यानी कि सारे सेल्स काउंट नहीं करना चाहते, तो हम सिंपली काउंट यूज करेंगे, उसके आगे ब्रैकेट, सारा डेटा सिलेक्ट करेंगे तो क्लोज करेंगे। अब वो सेल्स आ गए जिनके अंदर नंबर्स थे। उसके बाद मीडियन। अब मीडियन के लिए फंक्शन यूज होगा, वो सिंपली मीडियन ही है। मीडियन, हम चाहते हैं अपनी न्यू सैलरी में से मीडियन चेक करना, तो हम सिंपली उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, मीडियन आ जाएगा। अब इसके बाद एक चीज़ है सेकंड लार्जेस्ट। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी सैलरी में से देखें सेकंड लार्जेस्ट सैलरी किसकी है, तो वो अब हमें इसका, अगर हमें फॉर्मूला भी नहीं पता, हमें इसका कुछ भी नहीं पता, तो अब हम इसके लिए ये करते हैं, हम फॉर्मूलाज के बाहर पे जाते हैं, इंसर्ट फंक्शन। अब इंसर्ट फंक्शन में मैं जाके टाइप अप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, फिर मुझे पता लगेगा कोई ऐसा फॉर्मूला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट नंबर और मैं गो करूंगा इसे। सेकंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट के लिए मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन अगर मैं लार्जेस्ट के लिए चेक किया तो मुझे लार्जेस्ट के लिए मिलेगा। अब मुझे यहाँ पे जो सजेशंस मिल रही हैं उनमें से मैं चेक करूंगा ऐसा कोई फंक्शन है जो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट जो मैं चाहता हूँ वो मुझे दे सकता है या नहीं। अगर मैं लार्ज की डिस्क्रिप्शन चेक करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमें केथ लार्जेस्ट वैल्यू दे सकता है, केथ यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, व्हिचएवर। तो यहाँ पे हम लार्ज फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू लार्ज कर्सर, मैं इसमें से चेक करना चाहता हूँ, मैं पूरी रे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं सेकंड लार्जेस्ट चेक करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 2 एंटर करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और ये सेकंड लार्जेस्ट मुझे दे देगा। फिर उसके बाद एक चीज़ है STD, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम कहते हैं, तो इसके लिए भी सिंपली इक्वल टू STD, स्टैंडर्ड डेविएशन,
सिलेक्ट योर डेटा, प्रेस एंटर और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगी। तो इससे हमें ये पता लगा इस वाली एक्सरसाइज से कि अगर हमें कुछ फॉर्मूलाज का नहीं भी पता तो इसके लिए हम यहाँ पे से लुक कर सकते हैं। उसके अलावा हम डायरेक्ट जाके ऑटो इंसर्ट फंक्शन में से हम डिस्क्रिप्शन लिख के चेक कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस नाम से एक्सेल के अंदर मौजूद है, क्योंकि हम एट अ टाइम सारे फॉर्मूले याद नहीं कर सकते। उसके बाद कॉपिंग फॉर्मूलाज हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, ये हो गया। उसके बाद फॉर्मेटिंग आती है। फॉर्मेटिंग इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू वर्ड। वर्ड में हम लाइंस या फिर लेटर्स वगैरह की फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं, तो इसमें पूरे पूरे सेल्स की फॉर्मेटिंग चेंज होती है, हमारी सिलेक्शन की फॉर्मेटिंग चेंज होती है। जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज हुई है, हम यहाँ पे कलर सेल्स के भी चेंज कर सकते हैं, हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हम उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे सारे अपर केस में लिखे हुए हैं, कैलिबरी 11 यूज किया हुआ है, यहाँ पे एरियल 10 में सारे अपर केस में लिखे हुए हैं, यहाँ पे लोअर केस में कैलिबरी 11, और यहाँ पे इनके कलर्स चेंज किए हुए। लाइक अगर मैं इस सेल का कलर जनवरी का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे फिल का ऑप्शन है, फिल कलर, यहाँ से जाके मैं सेल को कोई भी कलर दे सकता हूँ। लाइक ये मैंने कलर दे दिया। अगर मैं एक सिलेक्शन को कलर देना चाहता हूँ तो मैं जितनी सिलेक्शन को कलर देना चाहता हूँ सबको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से एक कलर मैं उसे दे दूंगा। उसके बाद अगर मैं फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ तो फ़ॉन्ट कलर के लिए इसके साथ ही फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन है, मैं यहाँ से कोई फ़ॉन्ट कलर सिलेक्ट कर लूँगा और फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दूंगा। उसके अलावा अगर मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं लिस्ट में से कोई भी स्टाइल जैसे एडोब गोटिक मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और फॉर्मेटिंग इसी तरह बाकी जिस तरह वर्ड में हमने की थी। लाइक यहाँ पे इन्होंने हेडिंग चेंज करने के लिए हेडिंग में बोल्ड इन्होंने यूज़ किया है, कैंड्रा यूज़ किया है, मर्ज सेल्स यूज़ किए, और नीचे सिंपली एक टेबल है। उसके बाद रोज एंड कॉलम्स। अब एक्सेल के अंदर ये रोज बनी हुई हैं जिनको हमने नंबरिंग की हुई है, और यहाँ पे कॉलम्स बने हैं जिनमें हमने ABCD लिखी है। हम इनका साइज भी चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लाइक अगर मैं अपने कर्सर को इस बॉर्डर के पास लेके जाऊंगा तो ये अपने व्यू चेंज कर लेता है। यहाँ पे एरोज आने लगे, मैं इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूंगा तो ये हमारे सेल की जो विड्थ है वो चेंज करेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से ले जाऊंगा तो इसकी हाइट चेंज करेगा। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए इसकी विड्थ और हाइट, तो मैं यहाँ से अपना सारा डेटा सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आके डबल क्लिक करूंगा, ये सेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करूंगा ये एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद रैप और अलाइन मर्ज। अब रैप और अलाइन मर्ज इस तरह काम करता है कि जब हम हेडिंग्स बना रहे हैं, हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, हमारा टेक्स्ट एक कॉलम में पूरा नहीं आ रहा। लाइक ये जो हमारा टेक्स्ट है हमने A1 के ऊपर लिखा है, लेकिन ये B के ऊपर भी आ रहा है, C के ऊपर भी आ रहा है, D के ऊपर भी आ रहा है, E के ऊपर भी आ रहा है। अगर मैं B के अंदर कोई चीज़ एंटर करूंगा तो फिर अब हमारा ये टेक्स्ट सारा गायब हो जाएगा, B में कुछ और आ जाएगा। अगर मैं C में लिखूंगा तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैंने A के अंदर हेडिंग लिखी है ये मेरे इन 5 के 5 सेलों को कवर करे। तो इसके लिए मैं इनको शिफ्ट करके सारों को एक साथ सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे अगर हम अलाइनमेंट में देखेंगे, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। ये मर्ज एंड सेंटर पे अगर हम अपना कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमें अपनी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है कि ये सेल्स को कंबाइन कर देता है। अगर मैं इसे प्रेस करूंगा तो अभी हमारे 5 सेल्स कंबाइन हो गए हैं, और इसके बाद ये डायरेक्ट F1 पे जाता है। तो ये मर्ज और रैप इस तरह काम करता है। अगर मैं मर्ज को खत्म करना चाहूंगा तो फिर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, अनमर्ज सेल्स का ऑप्शन है। इसी तरह रैप टेक्स्ट इस तरह काम करता है कि अगर मैंने एक सेल के ऊपर कुछ लिखना है, जैसे सेल्स एंड प्रॉफिट्स, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको साथ वाले सेल के साथ मर्ज भी ना करूँ, लेकिन इसमें मुझे मेरा डेटा भी पूरा नजर आए, तो मैं इस पे जाके यहाँ पे रैप टेक्स्ट करूंगा तो ये इसी के अंदर रैप हो जाएगा और इसी सेल के अंदर सारा कुछ हमें अपना टेक्स्ट शो हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बॉर्डर्स। ये जो सेल्स हैं इस टाइम इनके ऊपर कोई भी बॉर्डर नहीं डला हुआ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पहला टेबल था इसके एक बॉर्डर आ जाए, तो सिंपली अपनी सिलेक्शन करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स का, मैं फॉर्मेट सेल को टच करूंगा, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें यहाँ पे ऑप्शन है बॉर्डर करने। यहाँ पे आउटलाइन का एक ऑप्शन है जिससे हमारे सिर्फ सिलेक्शन के आउटलाइन आ जाएगी, एक इनसाइड है जिसमें इनसाइड भी आ जाएगी, एक है कि मैं अपनी मर्जी के बॉर्डर सेलेक्ट करूँ, लाइक यहाँ से मैं बोल्ड लाइन जिसको लगा दूँ, और अगर मैं इसे ओके करूंगा तो जो मेरी सिलेक्शन थी उस पर आ जाएंगे सारे, साइडों पे बोल्ड लाइन, दरमियान में सिंपल लाइंस। इसी तरह करके हम
डिफरेंट जगहों पे अपनी मर्जी की जो है सिलेक्शन और बॉर्डर्स दे सकते हैं। तो बॉर्डर्स काम करते हैं। उसके बाद है न्यूमेरिक। जब हम अपने डेटा के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट नंबर्स देखते हैं। कहीं पे हमारे पास डेट्स होती हैं, कहीं पे हमारे पास फोन नंबर्स होते हैं, कहीं पे हमारे पास ये सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये अमेरिकन जो डेटा है उसका लिखा हुआ है उनके पास। हर एक जो वहाँ का शहरी होता है ना उसके पास एक सोशल सिक्योरिटी नंबर भी होता है। तो उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये है रुपीज में या डॉलर्स में जो लिखी हुई है चीज, ये करेंसी है। अब यहाँ पे हमें अपना सारा सिंपल डेटा नजर आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम एक डेटा को देखें तो हमें क्लियर हो गया ये फोन नंबर लिखा है, ये सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखा है, ये सैलरीज लिखी है, ये अकाउंट बैलेंस लिखे हैं। उसके लिए हम यहाँ पे अगर नंबर्स के टैब में आते हैं ना, तो यहाँ पे हमें नजर आ रही है एक चीज जनरल। अगर हम इसको नीचे करते हैं तो करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, सारा कुछ नजर आ रहा है। लाइक मैं अपने सैलरी वाले टैब को चेंज करना चाहता हूँ कि मुझे डॉलर्स में सारा कुछ नजर आए। तो मैं इस पे ले जाके करेंसी को सिलेक्ट करूंगा और ये करेंसी में चेंज हो गया सारा। इसी तरह अकाउंट बैलेंस को भी मैं करेंसी में चेंज करूंगा और ये करेंसी में चेंज हो जाएगा सारा। उसके बाद फोन नंबर्स को मैं चाहता हूँ मुझे फोन नंबर्स के फॉर्मेट में नजर आएंगे। यहाँ पे मुझे फोन नंबर का कोई नजर नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं यहाँ से इस एरो को प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे मुझे नजर आएगा फोन नंबर का। यहाँ पे कस्टम में अगर हम जाएंगे या स्पेशल में जाएंगे, बन गए हैश का मतलब है कि इतना डेटा है कि हमारे एक सेल के अंदर हमें शो नहीं हो रहा। उसके लिए ये करेंगे हम कि अपनी जो विड्थ है ना उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। सिंपली यहाँ पे ले जाके थोड़ा सा मैं ड्रैग करूंगा, ये इंक्रीज हो जाएगी। अब ये फोन नंबर जो है ये भी हमें फोन नंबर के फॉर्मेट में नजर आ रहे हैं। जिस तरह पैकेट में एरिया कोड है और आगे उसका फोन नंबर है, इस तरह सोशल सिक्योरिटी नंबर को भी मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेट डिफरेंट हो इसका। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे ले जाके डायलॉग बॉक्स में जाके स्पेशल में जाके सोशल सिक्योरिटी नंबर का ऑप्शन है, सोशल सिक्योरिटी नंबर ओके करूंगा और अब चेक करूंगा तो अब ये सोशल सिक्योरिटी नंबर भी डैश के साथ आ गए हैं सारे। और यहाँ पे अब हमें देख के पता लग जाएगा ये सैलरी है, ये फोन नंबर है, ये सोशल सिक्योरिटी नंबर है। तो न्यूमेरिक्स इस तरह काम करते हैं, हम अपने सेल्स के फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। उसके बाद आती है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में ये है कि हम डेट्स के दरमियान का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। लाइक इन्होंने यहाँ पे सेल्स के अंदर पहले से किया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे बर्थ डेट थी, हमारे पास यहाँ पे हायर डेट थी। अब हमारे पास बर्थ डेट है और हायर डेट है, तो हम एज एट हायर निकाल सकते हैं सिंपली। हम उसकी हायर डेट और बर्थ डेट को माइनस करेंगे, यानी कि हम डिफरेंस देखेंगे उन दोनों बर्थ डेट्स के दरमियान। तो यहाँ पे उन्होंने डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाया हुआ सब सेल्स में और ये आ गया। और ईयर्स ऑफ सर्विस के लिए उन्होंने चेक करना है कि अप टू डेट, यानी कि आज तक उन्होंने कितने ईयर्स ऑफ सर्विस हो गए। तो हम हायर डेट से लेके आज की डेट यूज करेंगे। आज की डेट के लिए एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू डे। यानी अगर यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लिखूंगा, मैं लिखूंगा टू डे और सिंपली ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। इसको कोई इनपुट आर्गुमेंट नहीं चाहिए। एंटर करूंगा तो यहाँ पे आज की डेट आ जाएगी। तो इस तरह इन्होंने टू डे के साथ डिफरेंस लेके हायर की डेट का ईयर्स ऑफ सर्विस निकाले हैं। डेट्स इस तरह काम करती हैं। उसके अलावा हम डेट के और भी फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो हम फॉर्मूलाज में जाएंगे, डेट एंड टाइम में जाएंगे। यहाँ पे हमें डेट के डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करने के लिए मिलेंगे। हम किसी के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। लाइक अगर हम टाइम के ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स गिवन एज अ नंबर टू एन एक्सेल सीरियल नंबर फॉर्मेटेड विद द टाइम फॉर्मेट। अगर हम इसको अपने आवर्स देंगे, मिनट्स देंगे और सेकंड्स देंगे तो वो उसको खुद ब खुद टाइम में चेंज कर देगा। इसको हम यूज करके देख लेते हैं। इक्वल टाइम, हम आवर्स देते हैं कि 7 घंटे 50 मिनट और 30 सेकंड। लाइक हम इसको एंटर करते हैं तो ये इस तरह से इसको चेंज कर देगा। ये दिन के 7 घंटे हुए हैं। अगर हम इसको दिन के 7 घंटे की बजाय इसको 17 घंटे कर दें तो वो शाम के 5 बज जाते हैं, तो वो 5 PM में आ जाएगा। तो इस तरह काम करता है। उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह काम करती है कि अगर मैं देखना चाहता हूँ हमारे ईयर्स में, हमारे पास काफ़ी लंबा डेटा है और मैं विजुलाइज करना चाहता हूँ कितने बंदे ऐसे हैं कि उनको कंपनी में साल काम करते हुए 10 साल हो गए और कितनों को नहीं हुए। उसके लिए मैं एक एक सेल पे जाके चेक नहीं करूंगा, मैं इसको बहुत ज्यादा तेजी से देखना चाहता हूँ। मैं सिंपली जाऊंगा होम के ऊपर, यहाँ पे ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि हम कोई कंडीशन देंगे इससे,
फिर उस कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमने क्या फॉर्मेट दिया था, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमने क्या फॉर्मेट दिया था, उस हिसाब से फॉर्मेटिंग होती है। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हाईलाइट सेल्स रूल्स। मैं चाहता हूँ सेल हाईलाइट हो जाए खुद ब खुद। कब हो, अगर वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है और इस तरह की कोई चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट सेल हो जाए खुद ब खुद इफ इट इज़ ग्रेटर देन बट यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 10 या फिर 9 लगा देता हूँ। और हाईलाइट के जो ऑप्शन है हमारे पास, हम खुद किस तरह हाईलाइट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वो लाइट ग्रीन फिल हो जाए उसमें। ओके कर दूंगा मैं इसे। ये लाइट ग्रीन नहीं हुआ, यहाँ से जाके हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। उस टाइम लाइट ग्रीन नहीं हुआ था। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊंगा, इसको चेक करूंगा, फॉर्मेटिंग में से मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। सॉरी, ये इस तरह काम नहीं कर रहा है, इसको अनडू करते हैं एक सेकंड। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, यहाँ से जाके फॉर्मेट्स हाईलाइट सेल्स ग्रेटर देन 9 और यहाँ से अब हम अपना फिल सेलेक्ट करते हैं लाइट रेड फिल और ओके करते हैं लाइट रेड। अब यहाँ पे जितने भी सेल्स ऐसे हैं जो 9 से ज़्यादा बड़े हैं वो खुद ब खुद लाइट रेड हो जाएंगे और जो 9 से छोटे होंगे वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो इस तरह हम कोई कंडीशन लगा के फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसमें कोई और कंडीशन लगाना चाहते हैं बिटवीन की, टॉप 10 को हम कोई और कलर देना चाहते हैं, बॉटम 10 को कोई और कलर देना चाहते हैं, या अगर हम कलर स्केल लगाना चाहते हैं, स्केल मतलब अगर हम रेंज दे देते हैं कि इतने से लेके इतने तक ग्रीन होंगे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडियंट के साथ ग्रीन से रेड आएंगे या रेड से ग्रीन या ब्लू, जो सा भी हम स्केल लगाते हैं इसमें उस स्केल से भी काम कर सकते हैं। लाइक अगर हम ये लगा देंगे, इसमें हमें नजर आएगा कि जो डार्क ग्रीन कलर है वो सब उनको सबसे ज़्यादा टाइम हो चुका है काम करते हुए, उसके बाद लाइट ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर डार्क ऑरेंज और रेड। इस तरह हम कंडीशंस लगा लगा के फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टेबल्स। जब हम अपने डेटा को सॉर्ट करने के बाद हम इसमें से स्लाइसिंग करना चाहते हैं, लाइक हम एट अ टाइम हमारे पास बिल्डिंग है नॉर्थ, मेन, वेस्ट, टैफ्ट, वेटसन, डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं इस टाइम। अब हम सिर्फ अगर नॉर्थ के देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं बाकी फॉर अ टाइम भी हाइड हो जाए, तो उसके लिए हम इसको पहले टेबल में चेंज करेंगे और उसके बाद इस पर डिफरेंट ऑपरेशन लगाएंगे। टेबल में चेंज करने के लिए अगर हम सारा डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्टकट है, हम अपने एक्टिव सेल को A1 पे लेके आएंगे, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और अगर मैं राइट एरो सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं डाउन एरो सेलेक्ट करूंगा तो ये सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा जो है 742 लाइंस का। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट एज सेल या टेबल, तो यहाँ पे मैं टेबल का कोई सा भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, जैसे मैं ब्लैक ही कर लेता हूँ। और माई टेबल है हेडर्स। हेडर्स का मतलब ये है कि मैंने अपने टेबल के अंदर पहले से हेडिंग्स बनाई हुई हैं, अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये खुद से हेडिंग्स ऐड कर देगा, वो मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली ओके करूँगा। अब ये टेबल बन चुका है। टेबल के लिए यहाँ पे हमें यहाँ पे एरोज नजर आ रही हैं। अगर मैं इस एरो में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि टेबल में जितनी कैटेगरीज थी, नॉर्थ, मेन, साउथ, टैफ्ट, वेस्टर्न और वेस्ट, यहाँ पे सारी इस टाइम सेलेक्ट हुई है। अगर मैं सबको अनसेलेक्ट करके सिर्फ नॉर्थ को सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा तो मुझे सिर्फ नॉर्थ का डेटा नजर आएगा यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं नॉर्थ के बजाय मैं देखना चाहता हूँ खाली वेस्ट का, तो इससे मुझे खाली वेस्ट का डेटा नजर आएगा। तो टेबल्स का ये फायदा होता है कि हम डेटा में फिल्टर्स लगा सकते हैं इजीली। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि ईयर्स ऑफ, यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स आ रहे हैं, अगर मैं इन सबको अनसेलेक्ट करके मैं सिर्फ वो देखना चाहता हूँ जिनको कंपनी में काम करते हुए सिर्फ अभी तक 20 साल हो चुके हैं, मैं सिंपली इसको ओके करूंगा और यहाँ पे मुझे सिर्फ 20 साल नजर आ रहे हैं वो बंदे जो वेस्ट में काम करते हैं, क्योंकि इसमें भी एक फिल्टर लगा हुआ है एट अ टाइम और इसमें भी लगा हुआ। तो टेबल्स इस तरह काम करते हैं। उसके बाद आती हैं शेप्स। शेप्स इसी तरह जिस तरह वर्ड में शेप्स थी, शेप्स में जाएंगे हम और यहाँ पे हमें डिफरेंट शेप्स नजर आ जाएंगी। लाइक अगर हम अपने इस कॉलम के ऊपर हेड, इस टेबल के ऊपर हेडिंग ऐड करना चाहते हैं एक डिफरेंट शेप में, तो हम यहाँ पे पहले इंसर्ट अ रो करेंगे, यहाँ पे आगे राइट क्लिक, इंसर्ट, यहाँ पे एक रो ऐड हो गई। अब इस रो के ऊपर मैं हेडिंग देना चाहता हूँ डिफरेंट स्टाइल के साथ, मैं सिंपली जाऊँगा शेप में, मैं ये वाली शेप सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे शेप बना दूंगा
उस शेप में कुछ टाइप करना चाहूँगा अगर, तो मैं वो भी टाइप कर दूंगा, लाइक मंथली रिपोर्ट। अब ये सही नज़र नहीं आ रहा हमें, क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे सेल की जो हाइट है वो बहुत कम है। मैं यहाँ से सिंपली हाइट को ज़्यादा करूँगा और अपनी शेप को एडजस्ट करूँगा अकॉर्डिंगली। करूँगा इसकी फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करूँगा और उसके बाद यहाँ पे शेप ऐड होगी। इसी तरह हम कोई और शेप ऐड करना चाहते हैं किसी और चीज़ के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, तो हम यहाँ से डिफरेंट शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। काइंडली रिपीट द फंक्शंस। अभी तक यहाँ पे मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन नजर आया है फंक्शन से रिलेटेड, तो फंक्शंस का मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस किस तरह वर्क करते हैं। जब हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें मोस्टली फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं। लाइक हमें सम का फॉर्मूला याद है, सबको याद होता है, एवरेज का याद है, और इस तरह डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। उसके लिए तो हम सिंपली, हम जहाँ पे लाइक सैलरी का सम चाहते हैं, सिंपली हम इक्वल प्रेस करेंगे, हम सम करेंगे और हम सारी अपनी एंट्रीज को सिलेक्ट करेंगे और एंटर, हमें सम मिल जाएगा। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक फॉर्मूला का नहीं पता कि फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम एक स्पेसिफिक टास्क करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है। उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला के टैब में, यहाँ पे हमें डिफरेंट कैटेगरीज नजर आ रही हैं, वहाँ से हम डिफरेंट फॉर्मूलाज देख सकते हैं। लाइक मुझे पता है कि मेरा जो पर्पस है वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, मैं सिंपल स्टैटिस्टिकल में जाऊँगा, वहाँ से जाके चेक कर लूँगा। मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है फंक्शन, मैं वहाँ जाके रीड कर लूँगा उसकी डिस्क्रिप्शन। मीडियन के लिए मैं देख लूँगा, मुझे पता लग जाएगा मीडियन के लिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला अवेलेबल है। अगर मुझे वो भी नहीं पता लग रहा तो उसके लिए मैं फिर यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट फंक्शन के अंदर। इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे हमसे पूछता है डिस्क्रिप्शन, मैं खुद यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखूंगा और फिर मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे अवेलेबल है हमारे एक्सेल में ऐसा कोई फॉर्मूला या नहीं। लाइक अगर मैं एवरेज लेना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक्सेल में एवरेज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, मैं सिंपल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा एवरेज, गो करूंगा। अब यहाँ पे एवरेज से रिलेटेड जितनी चीजें हैं यहाँ पे मुझे वो नजर आ जाएंगी, और मैं अगर किसी के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन भी नजर आ रही होगी कि ये किस किस्म की एवरेज लेता है। लाइक ये एवरेज इफ लिखा हुआ है, यहाँ पे एवरेज इफ एस लिखा हुआ है, एवरेज ए लिखा हुआ है, ये डिफरेंट चीजें हैं। फंक्शन इस तरह काम करते हैं। उसके बाद सर एब्सोल्यूट को भी एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, एब्सोल्यूट, देखो एब्सोल्यूट इस तरह वर्क करता है कि जब हम अपने सेल्स में फंक्शंस लिखते हैं और उसके बाद हम अपने सेल को ऑटो फिल करते हैं ना, तो फंक्शन के जो रेफरेंसेस होते हैं ना वो साथ साथ मूव करते हैं। लाइक एक सेकंड, लाइक यहाँ पे मैं अपनी न्यू सैलरी लिखना चाहता हूँ एक कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल हम इंक्रीमेंट लगा उनका 2.1%, अब उनकी जो न्यू सैलरी है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। सबसे पहले इक्वल लिखूंगा मैं, वो होगी उसकी ओल्ड सैलरी प्लस ओल्ड सैलरी मल्टीप्लाई बाय इंक्रीमेंट, जो हमारा ये H1 में लिखा हुआ है। मैं एंटर करूंगा, ये न्यू सैलरी आ गई। अब सिंपली जब हम अपने फॉर्मूला को आगे पेस्ट करना चाहते हैं, हम सिंपली यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करते हैं। लेकिन जब हम ड्रैग करते हैं ना, तो हमारा फॉर्मूला साथ साथ रेफरेंसेस चेंज करता रहता है। यहाँ पे हमारा था E2 और H1, E2 यहाँ है, H1 यहाँ है। जैसे मैंने H2 हमारा खाली है, तो देखो इंक्रीमेंट कोई भी नहीं लगा, यहाँ पे भी 86,000 थी, यहाँ पे भी 86,000 ही है। इसी तरह हम और नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे भी सेम रहेगा काम। ये बन गया है H4 सॉरी, और यहाँ पे ये बन गया H3, ये भी खाली है। तो इस तरह सिर्फ पहले वाले में तो इंक्रीमेंट लग गया है, बाकी में कोई इंक्रीमेंट शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे 49,000 थी, 49,000 है, कुछ चेंज नहीं। जबकि हम चाहते ये हैं कि ये वाले सेल्स हमारे चेंज होते जाए रेफरेंस के, और यहाँ पे हमारा यही रहे इंक्रीमेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एब्सोल्यूट कर देंगे, एब्सोल्यूट यानी कि फिक्स कर देंगे। मैं फॉर्मूला पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके ना मैं डॉलर के साइन लगा दूंगा इसके आगे, जो हमारे 4 बटन के ऊपर होते हैं, डॉलर के साइन लगाऊंगा, मैं एंटर करूंगा। अब इसके बाद इस फॉर्मूला को जो मैं रिपीट करूंगा ना, एक सेकेंड, हाँ, अब देखो सब में इंक्रीमेंट लग गया है। अब अगर मैं किसी सेल के ऊपर जाके चेक करूंगा ना,
तो फॉर्मूला के अंदर E4 लिखा हुआ है और साथ H1 वैसे का वैसा है। मैं नीचे लेके जाऊंगा तो फॉर्मूला बाद में दोबारा चेक करो, E5 है और H1 वैसे का वैसा है। तो हमारा रेफरेंस के लिए सिर्फ जो हमने एब्सोल्यूट नहीं किए थे सेल वो चेंज हो रहे हैं और जो एब्सोल्यूट किया था वो वहीं पे वैसा का वैसा रहेगा। चाहे एब्सोल्यूट करने के लिए एक और शॉर्टकट होता है F4। लाइक मैं अगर इसको एब्सोल्यूट करना चाहता हूँ ना अपने H को, तो मैं सिंपल F4 प्रेस करूंगा वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, मैं दोबारा F4 प्रेस करूंगा वो मूव हो जाएगा। तो इस तरह काम करता है एब्सोल्यूट। उसके बाद कोई सवाल? मेरा क्वेश्चन है एक, सर ग्राफ्स। जी बोलो। ये भी हमने जो भी रेफरेंस सेल वगैरह यूज किए हैं हमने कॉलम वाइज किए हैं, तो अगर हम ये रो वाइज करते हैं तो हमारा रेफरेंस सेल भी रो वाइज ही मूव करेगा? जी, हम जिस तरह अपना हमने एक सेल यूज किया जिसमें हमने फंक्शन लगाया था ना, हम उसको जिस तरह आगे मूव करेंगे ना, हमारे सारे रेफरेंस सेल्स उसी तरह आगे मूव करेंगे। मैं अगर उसको 2 नंबर आगे लेके जाऊंगा तो उसके जितने रेफरेंस के सेल्स थे ना वो सारे 2-2 नंबर आगे मूव कर जाएंगे, चाहे हम रो में कर रहे हैं काम चाहे कॉलम में कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम काम रो में कर रहे हों और हम चाहें हमारा रेफरेंस सेल एज अ कॉलम मूव करे, इन केस अगर ऐसा हो? नहीं, आप यहाँ पे किस तरह कह रहे हो? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डेटा है, बल्कि अगर हमारे पास देखो जैसे ये डेटा था ना, इसमें मैंने रो में ही मूव किए थे सारे सेल्स, यहाँ से मैं आगे लेके गया था, इससे आगे लेके गया था, आगे लेके गया था, इस तरह काम हुआ था। हमारे रो में मूव किए थे, हमारे सी और बी यूज हो रहा है, इसमें हमारा डी और सी यूज हो रहा है, हमारी रोज आगे जा रहा है। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर जो आप बात कर रहे हो ना कि हम रो में काम कर रहे हो और कॉलम में लेके नहीं, तो वो मोस्टली होता नहीं है, क्योंकि हम ना एक ही फॉर्मूला को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ना आगे। अगर हमारे पास एक मंथ की सेल्स हैं, हम उसको सम कर देंगे, हम अगले रो पे जाएंगे, वहाँ पे अगले मंथ की होंगी सेल्स, हम उनको सम कर देंगे। इसी तरह हमारा काम इसी तरह चलता है, या तो हमारी रोज में सेम डेटा होता है, हम उनको कॉलम्स में लगाते हैं, और अगर हम कॉलम्स में सेम टाइप का डेटा होता है तो हम उसमें रोज में फंक्शन को ड्रैग करते हैं। इस तरह काम करता है। तो उसके बाद है सर ग्राफ्स। ग्राफ्स पे हम आगे आएंगे, ग्राफ्स के लिए ज़्यादा चैप्टर है। उसके बाद ब्रदर न्यू सैलरी वाला भी रिपीट कर दो कि प्रीवियस सेल कॉपी ना हो, लाइक ऐसे ही कुछ अपना बताया था। ये अली मेहर जिसने ये क्वेश्चन टाइप किया है वो काइंडली बता दे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अभी, इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही है इसमें पूछना क्या चाह रहे हैं। हम आगे मूव करते हैं। अब हमने अपनी फॉर्मेटिंग भी कर ली है, जिसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख चुके हैं, सेल्स की फॉर्मेटिंग देख चुके हैं, बॉर्डर, रैप, टेक्स्ट, अलाइनमेंट, रो हाइट, कॉलम हाइट वगैरह। उसके बाद है एडजस्टिंग वर्कशीट लेआउट, यानी इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रो, हाइडिंग एंड हाइडिंग रो, मूविंग, कॉपिंग, इंसर्टिंग, ये हम देखते हैं। हमारे पास लेआउट के लिए पहला शीट बनी हुई है। इंसर्ट एंड डिलीट। इंसर्ट और डिलीट इसी तरह क्या, अगर हम सिंपली यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे रो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, एक रो इंसर्ट रो पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर देंगे। और यहाँ भी इसी तरह काम होगा। कॉलम के लिए भी हम इंसर्ट कर सकते हैं एक कॉलम, हम डिलीट भी कर सकते हैं एक कॉलम। तो इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग तो ईजी है। उसके बाद है अनहाइड और हाइड। अनहाइड और हाइड इस तरह काम करता है कि लाइक मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा है, मैं नहीं चाहता कि मैं एट अ टाइम सारे को देखूँ, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ ये जो हमारे पास एक एम्प्लॉय है उसकी जॉब रेटिंग क्या है। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, राइट क्लिक और मैं करूंगा हाइड का। अब ये हमारा डेटा यहाँ से डिलीट कहीं नहीं हुआ, ये कहीं भी नहीं गया है, सिंपली हाइड हो गया है, क्योंकि ए के बाद डायरेक्ट हाई आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी इनको हाइड करना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं सिंपली इनको सिलेक्ट करके जितने को मैं हाइड करना चाहता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है और हाइड कर दूंगा। और इसके अलावा हाइड और अनहाइड यूज होता है हमारा प्रिंटिंग में। लाइक जब हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने लगे, मेरे पास काफ़ी बड़ी शीट थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी लिस्ट के अंदर ये डिपार्टमेंट्स नजर आए या बिल्डिंग्स नजर आए या स्टेटस और हायर डेट या कुछ भी चीज़ है जो नजर ना आए।
अगर मैं उनको हाइड कर दूंगा और फिर उसके बाद प्रिंट करूंगा अपना डॉक्यूमेंट, तो उसमें ये चीजें मुझे शो नहीं होगी। सबसे ज्यादा फायदा इसमें यही है, हाइड और अनहाइड का। उसके बाद मूव, कॉपी, इंसर्ट। मूव का तो आप लोगों को नहीं बताया अभी, कॉपी का मैंने आपको बता दिया है कि हम सेल्स को आगे आगे कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा मूव का सिंपल ये है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेबल है जिसमें मेरी सेल्स, एक्सपेंस, प्रॉफिट्स वगैरह लिखे हैं, ये मैं नीचे ले यहाँ पे, सिंपली मैं इस सारे को सिलेक्ट करूंगा। जब अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आऊंगा ना, तो यहाँ पे देखें ब्लैक कलर का एक एरोज बन जाएंगे, और फिर इसको जब मैं करके मूव करूंगा तो ये नीचे मूव हो जाएगा। मूव सिंपल इस तरह होता है। उसके बाद अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली कंट्रोल C लिखूंगा, यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा सारा। और इसमें सेल्स में जो फॉर्मूला लगे होते हैं वो भी खुद ब खुद ही अपना रेफरेंस चेंज कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे जो रेफरेंस था वो E4 और E5 था, जबकि यहाँ पे जो रेफरेंस बन रहा है ये E18 और E19 बन रहा है, तो वो पैटर्न को खुद ही, लाइक यहाँ पे मैं अगर एक नई एक्सपेंसेस को मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ ना, कि एक्सपेंसेस वाली लाइन यहाँ पे ऊपर आ जाए, प्रॉफिट्स वाली लाइन यहाँ नीचे चली जाए, क्योंकि यहाँ पे भी इसी तरह है। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कह ही दिया, या आपको, आप एज एन एम्प्लॉय कंपनी में वर्क कर रहे हैं, आप एक डेटा शीट बनाना चाहते हैं, अब आपको एक डेटा मिला है जिसमें एक्सपेंसेस ऊपर लिखे हैं, प्रॉफिट्स नीचे लिखे हैं, फिर परसेंटेज एक्सपेंसेस में प्रॉफिट्स ऊपर लिखे हैं, एक्सपेंसेस नीचे लिखे हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक्सपेंसेस ऊपर आ जाए, प्रॉफिट नीचे आए, तो एक काम तो आप सिंपली ये करने का सोचेंगे कि यहाँ पे आप जाएं, इंसर्ट करें एक रो, और फिर उसके बाद एक्सपेंसेस को पकड़ के ऊपर कर दें। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जब आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं ना रो, तो वो हमारी पूरी की पूरी वर्क शीट के अंदर हर जगह रो ऐड हो जाती है। अगर यहाँ पे हमारा डेटा था तो देखें डेटा डिस्टर्ब हो गया, उसके बाद आगे और कोई डेटा होगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है करने के लिए। इसके बजाय हम ये करते हैं, एक सेकेंड, हम ये करते हैं कि हम अपने जितने सेल्स को हमने मूव करना है ना या रिप्लेस करना है, हम उनको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम शिफ्ट होल्ड करते हैं, शिफ्ट होल्ड करने के बाद हम इसको पकड़ के आगे लेके जाएंगे यहाँ पे। अब ये रिप्लेस हो गए, प्रॉफिट्स नीचे आ गए, एक्सपेंसेस ऊपर चले गए। अगर हम शिफ्ट होल्ड करे बगैर करने की कोशिश करेंगे ना, तब भी इशू आएगा। लाइक अगर मैं इसको सिंपली यहाँ से पकड़ता हूँ, इसको ड्रैग करके इनके ऊपर ले आता हूँ, अगर मैं इनके ऊपर लेके आऊँगा ना, तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है देयर ऑलरेडी डेटा है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो वो असल में उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन जब हमने शिफ्ट होल्ड करके किया था तो वो एक्सचेंज कर रहे थे उनकी पोजीशन। तो ये मूव, कॉपी, इंसर्ट इस तरह वर्क करता है। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस सिंपल इसी तरह है जिस तरह हमने वर्ड में भी देखा था कि हम अपने काफ़ी ज़्यादा बड़े डेटा में से किसी चीज़ को फाइंड करके उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें डेटा है लाइक आर्ली, हम इसमें ये देख लेते हैं कि हम अपने स्टेटस में जो आर्ली बंदे हैं ना उनको हम कॉन्ट्रैक्ट पे रखना चाहते हैं, या हमने चेंज कर दिया अपने उसको कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हम यहाँ पे सिंपली आर्ली, आर्ली पे कौन कौन काम कर रहा है। उसके बाद मैं फाइंड पे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ऑर्डली पे ये काम कर रहा है ब्राइन, फिर उसके बाद फाइंड नेक्स्ट, ये काम कर रहा है, ये बंदा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। फिर अगर मैं किसी को रिप्लेस करना चाहता हूँ, लाइक ये हमारा वर्कर था मैथ्यू डेन, वो पहले आर्ली पे काम कर रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया, तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉन्ट्रैक्ट एंटर, और वो कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया। इस तरह अगर मैं और भी किसी को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं चाहता तो मैं सिंपली क्लोज करूँगा और मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरह काफ़ी बड़े डेटा में से अगर हम कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली हम फाइंड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम उसको फाइंड करके रिप्लेस भी करना चाहते हैं तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। ओके, इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट फाइंड करने के ऑप्शन हैं। फॉर्मूलाज, अगर मैं देखना चाहता हूँ मेरे पूरे डेटा में से कहीं पे फॉर्मूला लगाया हुआ किसी ने कोई, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, मैं चेक करूँगा फॉर्मूलाज, अब मुझे मिल गया कि ये जो कॉलम है इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, उसके अलावा इस पूरी शीट में कहीं पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ। उसी के अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं चेक करना चाहता हूँ, कहीं पे किसी ने लगाई हुई है तो मैं वो भी चेक कर सकता हूँ। हमारी इस शीट के अंदर किसी ने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगाई हुई। तो इस तरह ये फाइंड वाला जो टैब है ये वर्क करता है। फिर उसके बाद आता है हमारा चार्ट्स का ऑप्शन। चार्ट्स हमारा इसी तरह है जिस तरह हमारा वर्ड में था। वर्ड में ये था, हम पहले इंसर्ट चार्ट करते थे, उसके बाद हमारे पास एक एक्सेल की शीट खुलती थी जिसमें हमारे पास ऑप्शन होता था, जिसमें हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम अपना डेटा एंटर करें और चार्ट बना लें।
इसमें भी तकरीबन ऐसे ही है, लेकिन अगर हम चाहें अपना डेटा पहले ही कॉपी कर लें तो हम यहाँ पे अपना डेटा कॉपी करते हैं। लाइक मैं टोटल्स के दरमियान एक चार्ट बनाना चाहता हूँ। मैं सिंपल टोटल्स को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स चेक कर सकता हूँ, डिफरेंट चार्ट्स की टाइप्स चेक कर सकता हूँ। मैं वही अपना स्कैटर्ड प्लॉट चूज करता हूँ और ये हमारा चार्ट, यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स टाइप्स आ जाएंगी जो पहले से यहाँ पे इसमें बिल्ट इन स्टाइल्स हैं। उसके अलावा चार्ट का कलर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे चार्ट का कलर चेंज हो सकता है। उसके बाद चार्ट के एक्सिस और एलिमेंट्स जो मैंने वर्ड में भी बताए थे, इसमें एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हमारा डेटा जो है वो 1400 से लेके 1800 तक है, लेकिन हमारा जो चार्ट है वो फिर भी 0 से शुरू हो रहा है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, मैं अपने एक्सिस पर डबल टच करूंगा, यहाँ पे एक पैनल आ जाएगा, यहाँ पे हमारे बॉर्डर की लिमिट्स हैं। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि 0 से शुरू हो, मैं चाहता हूँ ये डायरेक्ट शुरू हो 1200 से, उसके बाद ये एंड भी हो जाए हमारा 1800 पे। लेकिन 1800 पे जाके हमारा डेटा थोड़ा बाहर जा रहा था, हम इसको 1850 कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। अभी हमारा चार्ट पे हमें अपना पैटर्न ज़्यादा इजीली शो होगा, हमें ज़्यादा वेरिएशंस नजर आएंगी। हमें पता लगेगा कि पहले पॉइंट पे हमें पता लगेगा कि पहले पॉइंट पे जो सेल्स थी वो अगले पॉइंट पे आगे डिक्रीज हुई है, फिर डिक्रीज हुई है, फिर इंक्रीज हुई है। बजाय इसके कि अगर हमारा एक्सिस सही तरह सेट ना होते तो हमें ये ट्रेंड सही तरह नजर ना आता। उसी तरह हम यहाँ पे भी एक्सिस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, इसको हम रहने देंगे। उसके अलावा हम चार्ट एलिमेंट्स में से जाके एक्सिस टाइटल भी डाल सकते हैं, हम उसके बाद चार्ट टाइटल भी डाल सकते हैं, हम डेटा लेबल्स भी डाल सकते हैं, हम एरर बार्स, ट्रेंड लाइन और लेजेंड्स वगैरह भी डाल सकते हैं। सारा कुछ हम वर्ड में पहले भी देख चुके हैं, तो ये दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद डिफरेंट चार्ट टाइप्स, ये तो था कि हमने जब एक डेटा को, एक ही हमारे पास कॉलम था, हमने इसको प्लॉट कर दिया था। लेकिन अगर मैं इस तरह से काम करना चाहता हूँ कि मुझे जनवरी का भी नजर आया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, डिफरेंट रीजन है हमारे, उसकी सेल्स लिखी हुई है कि हर मंथ में कि जनवरी में नॉर्थ ईस्ट में कितनी हुई, वेस्ट में कितनी हुई, साउथ ईस्ट और वेस्ट में कितनी हुई, इस तरह फेब में कितनी हुई, मार्च में कितनी मिलेगी। अब यहाँ पे प्लॉट्स नजर आ रहे हैं, ये प्लॉट इतना ज्यादा रीडेबल नहीं है, लेकिन अगर हम ये बार्स वाला प्लॉट देखेंगे, क्लस्टर्ड कॉलम जिसका नाम है, तो ये ज्यादा बेहतर है। हम इसको प्लॉट करेंगे। अब इसमें हमारी विजुअलाइजेशन बहुत इजी सी है। हमें यहाँ पे नजर आ रही है नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमारे सारे कॉलम्स हैं और हर कॉलम में हमें नजर आ रहा है कि नॉर्थ जनवरी में नॉर्थ ईस्ट की कितनी सेल्स थी, वेस्ट की कितनी थी, साउथ ईस्ट की कितनी थी, साउथ वेस्ट की कितनी थी। इसमें हम हर मंथ के हिसाब से हर रीजन को चेक कर सकते हैं कि किसमें कितनी सेल्स थी। तो इस तरह डिफरेंट चार्ट टाइप्स होती हैं और जो हमारा डेटा है वो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह कौन सी चार्ट टाइप प्लॉट होनी चाहिए। उसके लिए हम रेकमेंड यूज करते हैं मोस्टली। जब रेकमेंड हम डेटा सेलेक्ट करने के बाद रिकमेंडेशन लेते हैं तो हमें बेस्ट रिकमेंडेड चार्ट खुद ब खुद दे देता है। उसमें से भी हम देख लेते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फॉर्मेटिंग चार्ट्स है, तो चार्ट की फॉर्मेटिंग आपको मैंने वर्ड में भी बताई थी, एक्सेल में भी अभी मैंने आपको बता दिया कि बिल्ट इन डिजाइन होते हैं। उसके अलावा आप उसमें एलिमेंट्स वगैरह खुद अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, लेजेंड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कलर्स भी आपको मैंने बता दिए किस तरह चेंज होते हैं। चार्ट एलिमेंट्स क्लियर हो चुके हैं पहले से। फिर आती है स्पार्क लाइंस। अच्छा, स्पार्क लाइन इस तरह होती है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी शीट के ऊपर एक बहुत बड़ा चार्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना जो यूजर है ना या व्यूअर है उसको वैसे ही नजर आ जाए कि हमारा ओवर द ईयर नॉर्थ ईस्ट में किस तरह का ट्रेंड रहा है सेल्स का और नॉर्थ वेस्ट में किस तरह का रहा है। तो उसके लिए हम ये करते हैं, स्पार्क लाइंस का ऑप्शन है। स्पार्क लाइंस का कॉलम इंसर्ट के अंदर नजर आएगा आपको, उसमें लाइंस भी हैं, कॉलम्स भी हैं, विंडोज भी हैं। आप सिंपली अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे, आप जाएंगे कॉलम के ऊपर, लोकेशन, ओके। अब यहाँ पे आपको कॉलम्स बने हुए नजर आ जाएंगे, एक सेल के अंदर छोटा सा ग्राफ बन जाता है। इसी तरह अगर आप इसका बनाना चाहते हैं, इसके लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे स्पार्क लाइंस का ऑप्शन है, आप कॉलम बना देंगे, यहाँ पे ये बन जाएगा। इस यही काम होता है, ये होती है चार्ट की एक टाइप है, लेकिन ये जरा छोटी सी होती है, एक सेल के अंदर आ जाती है। हम यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ओवर द ईयर जो है हमारी सेल्स बढ़ी हैं, इसमें भी बढ़ी है, इसमें भी बढ़ी है। इसमें जो है स्टार्ट में थोड़ी ज़्यादा होती थी, एंड में फिर कम होने के बाद ज़्यादा होगी। तो हम एक ट्रेंड देख सकते हैं बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ का।
स्पार्क 9 इस तरह काम करती है। अगर हम स्पार्क 9 पे जाएंगे उसकी फॉर्मेटिंग के लिए भी यहाँ पे एक नया टैब खुद ब खुद शो हो जाएगा जो पहले नहीं था, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर अपना एक्टिव सेल लेके आऊंगा यहाँ पे स्पार्क 9 मुझे शो होगी। मैं स्पार्क 9 को टच करूंगा, यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग के डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। लाइक ये कॉलम हमने सेलेक्ट किया होता है, अगर मैं लाइन पे लेके आऊंगा तो ये लाइन में हमें ट्रेंड नजर आएगा। उसके बाद विन लॉस में लेके आऊंगा तो ये सारे विन ही जा रहे हैं। विन लॉस तब यूज होता है जब हमारे पास या तो नेगेटिव डेटा और पॉजिटिव डेटा हो। जब हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव डेटा होता है तो हमारा नेगेटिव डेटा जो है नीचे की तरफ शो होता है, पॉजिटिव डेटा ऊपर की तरफ शो होता है। तो यहाँ पे रेकमेंडेड नहीं है, हम कॉलम से यूज करेंगे। उसके अलावा ये हाई पॉइंट्स जो है, हाईएस्ट पॉइंट हमारा रेड हो जाए, लोएस्ट पॉइंट हमारा रेड हो जाए। उसके बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड लास्ट पॉइंट वो तो हमें करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव पॉइंट्स भी कोई नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह इसके एलिमेंट्स हैं डिफरेंट, हम जो सा एलिमेंट ऐड करना चाहें कर सकते हैं। कलर्स भी यहाँ से हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्सेस का भी यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन वो भी इतना ज़्यादा यूज नहीं होता। तो ये थी हमारी स्पार्क लाइन्स। तो आज का हमारा एक्सेल का सेशन यही खत्म होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से तो वो कर सकता है। अच्छा, ये पाइथन गेमिंग ने पूछा सर हाउ कैन वी मेक 4 क्वाड्रेंट ग्राफ। उसके बाद एक और ने पूछा सर प्लीज रिपीट। हम अपना ग्राफ उतना ही बनाते हैं। लाइक अगर हम चार्टिंग पे जाते हैं, मैं यहाँ से अगर इंसर्ट करूंगा ना तो मेरा ये 4th क्वाड्रेंट में बनेगा। 4th क्वाड्रेंट में क्यों बन रहा है? क्योंकि सारा कुछ पॉजिटिव था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव भी एंटर कर दूंगा ना तो वो नेगेटिव वाली साइड पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने 1000 भी एंटर कर दिया और मैं अपने डेटा में 1000 को इंक्लूड कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक लाइन और आ गई। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारे 4th क्वाड्रेंट में चला गया क्योंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव ऐड कर दिया है। इसी तरह हमारा डेटा जिस क्वाड्रेंट में रहेगा ना हमें सिर्फ वो नजर आएंगे। हम यहाँ पे बैकवर्ड तो मूव नहीं कर सकते क्योंकि सीरियल नंबर चल रहे हैं, सिंपल काउंटिंग है 0 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे सिर्फ राइट साइड पे रहेगा। और यहाँ पे हमने जैसे ही नेगेटिव ऐड किया तो आपको नजर आ रहा होगा ये 0 के बजाय लोअर साइड पे चला गया। ये हमारा एक एक्सिस है, ये जो लाइन है। तो इस तरह हमारा ये डबल क्वाड्रेंट बन गया। अगर आप 4 चाहते हैं तो 4 मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं, -3, -2, -1, 0 1 2 3। उसके बाद इसके जो y एक्सिस के रिजल्ट्स होंगे वो होंगे हमारे पास, तो मैं कहता हूँ -9 -4 -1 0 -1 2 और -0, इसको हम करते हैं 4। ये बेहतर है। अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो ये देखो अब ये 4th क्वाड्रेंट आपको चारों के चारों क्वाड्रेंट नजर आ रहे होंगे। ये देखो ये हमारा एक्सिस है, यहाँ 0 0 है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये 4th क्वाड्रेंट। अगर कोई और चार्ट टाइप आप सिलेक्ट करोगे तो आपको शायद उसमें ज़्यादा बेहतर नजर आएंगे। तो इस तरह हम 4th क्वाड्रेंट्स को भी एक साथ कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे डेटा पे डिपेंड करता है कि कितने क्वाड्रेंट्स हमें नजर आएंगे।